नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सलाह के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 16 अक्टूबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है खास। तो 16 अक्टूबर को है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यार आप देखोगे इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी F&O का एक इस्टेब्लिशमेंट डेट होता है। ठीक है, तो 16 अक्टूबर डे को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसीलिए यहाँ पर हर साल वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इस बार आपको याद रखना है कि 2020 की थीम क्या है। तो 2020 की आपको थीम कहीं पर नोट कर लेनी है। क्या है थीम? ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर्स। ठीक है, ये 2020 की क्या है थीम है, तो इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आ सकती है आपके एग्जाम में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि इंडिया ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया है, किसके साथ, किस कंट्री के साथ, किस फील्ड में? सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के फील्ड में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के फील्ड में यहाँ पर किसके साथ MOU साइन किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये एग्रीमेंट आप देखोगे कि सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में काम करेगा। अब सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट क्या है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें वाटर का रेशियो कहाँ पर है। तो आप देखोगे यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसको पूरा करना है कब तक? 2030 तक। तो 2030 तक पूरा करना है। इसमें आप देखोगे गोल नंबर 6 क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। एंड उसके बाद गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे गोल नंबर 6 एंड 14 ये दोनों हमारे मिलते जुलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वाटर से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्राउंड वाटर को किस तरीके से मैनेज किया जाए, इसके लिए यहाँ पर MOU साइन किया गया है। इस फील्ड में क्या होगा, यानी सरफेस एक ट्रेनिंग होगी, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, साथ साथ में रिसर्च होगा, और हमारी वाटर सिक्योरिटी जो अर्बन और एग्रीकल्चर साथ साथ में हमारे एनवायरनमेंट और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ज़रूरी होगी, उस क्षेत्र में काम होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और ये मेमोरेंडम जो साइन किया गया है अक्टूबर 2019 में आपको यहाँ पर साइन किया गया था, इस बार इम्प्लीमेंट होगा। तो आप देखोगे ये पूरी तरीके से एक्वायर करेगा यानी रिचार्ज करेगा किसको? ग्राउंड वाटर को, थ्रू विलेज लेवल इंटरवेंशन। विलेज लेवल पर भी इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर भी काम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है जन आंदोलन कैंपेन, किसके लिए? कोविड-19 के लिए। तो कोविड-19 पेंडेमिक के लिए जन आंदोलन कैंपेन लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ने, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आयुष मिनिस्ट्री। यानी आयुष मिनिस्टर इस समय कौन है प्रेजेंट टाइम पर? तो है श्रीपद येसो नाइक। ठीक है, तो इन्होंने भी हाल ही में क्या किया है, इन्होंने जन आंदोलन कैंपेन लॉन्च किया है। और ये आप भी देखोगे इसमें क्या होगा, इस कैंपेन के रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ रिस्पांस, यानी पब्लिक हेल्थ रिस्पांस को बढ़ावा मिलेगा। कैंपेन में क्या होगा, कोविड-19 में यहाँ पर लोगों का बिहेवियर किस तरीके से चेंज किया जाए। अब बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है, यानी जैसा आपका हैंड वॉश करें, ज़्यादा मतलब सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। ठीक है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और साथ साथ में मास्क पहने रखें। तो यही सारे बिहेवियर हैं जो बिहेवियर आपके देखोगे कोविड-19 कैंपेन में आयुष मिनिस्ट्री के दौरान चलाए जाएंगे जन आंदोलन कैंपेन के अंतर्गत। जन आंदोलन कैंपेन की शुरुआत आप देखोगे, इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर ने की थी। ठीक है, लास्ट वीक में आप देखोगे, लेकिन यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो इम्प्लीमेंट कर रहा है आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है सेकेंड फेज का थैलेसीमिया बल सेवा योजना। थैलेसीमिया क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको बताना है थैलेसीमिया का सेकेंड फेज अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने लॉन्च किया है थैलेसीमिया बल सेवा योजना। थैलेसीमिया बल सेवा योजना में क्या होगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसमें क्या होगा, यानी जो भी थैलेसीमिया से इफेक्टेड होगा उन सभी पेशेंट को क्या किया जाएगा, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाएगा। आप पहले ये जानिए कि थैलेसीमिया होता क्या है। तो थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें आप देखोगे यानी जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे हमारी जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, इनमें जब थैलेसीमिया से
ग्रसित कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके अंदर जो मतलब जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है, उनकी संख्या कम हो जाती है, उनका आकार बदल जाता है। तो ऐसी बीमारी हमारी कहलाती है क्या, थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया से निपटने के लिए ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न, यानी जिसके ब्लड सेल सही हैं उसका ट्रांसफ्यूज़न किया जाए एक जो थैलेसीमिया से अफेक्टेड है पर्सन उसमें। तो ये सेवा उपलब्ध होगी अब कहाँ पर, एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हेल्थ सेंटर पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थैलेसीमिया से निपटने के लिए सेवा उपलब्ध रहेगी। तो इसके लिए जो कैंपेन है जिसका नाम है थैलेसीमिया बल सेवा योजना, ये 14 अक्टूबर को अभी हाल ही में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है आपको, ठीक है। ये पूरी तरीके से किसके अंतर्गत होगा, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आएगा, ये स्कीम भी आएगी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्या, 520 करोड़ रुपए, 520 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं किसके लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए। किस राज्य सरकार के लिए या किस यूनियन टेरिटरी के लिए भी हाल ही में ये अप्रूव किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अभी हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए अप्रूव किया है 520 करोड़। आप ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत होता क्या है, तो याद रखना है आपको, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत यानी जो पुअरेस्ट पुअर है, यानी जो गरीब से भी गरीब है, पुअरेस्ट पुअर, ठीक है, गरीब से भी गरीब, तो उसका विकास करना, गरीब से भी गरीब का विकास करना, ये है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति का उदय, ठीक है। तो अब क्या होगा, यानी पूरी तरीके से जो हमारी रूरल पॉवर्टी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना, ठीक है। सभी रूरल हाउस होल्ड्स में जो भी गरीब परिवार हैं उनको आजीविका उपलब्ध कराना, इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जितने भी पुअर क्लास फैमिलीज़ हैं उनको इस योजना का बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से कंट्री इलेक्टेड हो गए हैं यूएनएचआरसी के लिए। यूएनएचआरसी का मतलब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए री इलेक्ट हुए हैं कौन से कंट्री। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है चाइना और पाकिस्तान। तो चाइना और पाकिस्तान को अभी हाल ही में री इलेक्ट किया गया है, ठीक है। देखोगे 12 और कंट्री हैं जिनको भी हाल ही में इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 3 साल के टर्म्स के लिए, ठीक है। और जो कि स्टार्ट होगा कब से, 1 जनवरी 2021 से, ठीक। चाइना ने क्या किया है, री इलेक्ट जब हुए हैं तो उन्होंने डिफीट किया है किसको, सऊदी अरब को, और अपनी सीट जीती है। आप देखोगे यूएनएचआरसी में 47 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टिव होते हैं और ये 3 साल के लिए रहते हैं, रीजनल ग्रुप बेसिस पर ये मेंबर रहते हैं। यूएनएचआरसी की अगर हम बात करें तो यूएनएचआरसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन 2006 में। इसके प्रेसिडेंट हैं एलिजाबेथ त्रिची फिसल ब्रेजर, ठीक है। तो ये हैं उसके प्रेसिडेंट। आप देखोगे कि लास्ट ईयर आप एक कंट्री देखोगे यूएसए, यूनाइटेड जो स्टेट है, उसने क्या किया था, यूएनएचआरसी से अपने आप को बाहर कर लिया था, एग्जिट कर लिया था। रीज़न ये था कि यूएसए का आरोप है कि इजराइल में जो इजराइल पर आरोप लगते हैं वो यूएनएचआरसी के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर लगाए जाते हैं, ठीक है। अब इजराइल पर आरोप क्यों लगते हैं, तो इजराइल पर आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि इजराइल का पड़ोसी मुल्क है फ़लस्तीन। तो फ़लस्तीन पर आरोप ये लगता है, मतलब फ़लस्तीन में जो भी पर्सन है, जो भी रिफ्यूजीज़ हैं, उन पर यूएनएचआरसी का आरोप है कि इजराइल इन पर अत्याचार करता है, जिसके लिए यूएनएचआरसी इजराइल पर बैन लगाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यूएसए और इजराइल के रिश्ते अच्छे हैं, काफ़ी रिलेशन अच्छे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है, मतलब प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने लास्ट ईयर यूएनएचआरसी से अपने आप को क्या कर लिया था, बाहर कर लिया था, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि इंडिया के साथ अभी हाल ही में कौन सा कंट्री है जो री इलेक्ट हुआ है एज अ प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ आईएसए। आईएसए का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर फ्रांस। फ्रांस, अब देखिए यहाँ पर ये जो थर्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो आप देखोगे 2015 में पेरिस क्लाइमेट समिट के बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएगी। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या है, यानी जो भी हमारे अर्थ है, तो अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी कंट्री आएंगे जहां पर सनलाइट हर मतलब पूरे वर्ष के दौरान बराबर रहती, इक्वल रहती, तो वो सारे कंट्री बन सकते हैं आईएसए के मेंबर्स, ठीक है। तो अभी हाल ही में देखोगे
53 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं जो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर चुके हैं कहाँ पर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। अब सोलर अलायंस का मेन एम क्या है, हम पूरी तरीके से सोलर एनर्जी को किस तरीके से बढ़ावा दें, रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरीके से बढ़ावा दें, इसके लिए इंडिया और फ्रांस काम कर रहे हैं ताकि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है वो कम हो सके। हम कोई एनर्जी सोर्सेस इस एनर्जी ऐसे एनर्जी सोर्स पर डिपेंड हो जो पूरी तरीके से क्या हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, ठीक है। तो इससे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है, क्लाइमेट चेंज है, वो उसमें काफ़ी सुधार आएगा। इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई गई थी। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी एकमात्र एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरीके से इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया में हेडक्वार्टर है। और कहाँ पर है ये लिख लेना, गुरुग्राम में है, ठीक है। गुरुग्राम यानी गुड़गांव जो पहले बोला जाता था, तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि किस कंट्री ने अभी हाल ही में, किस नेशन ने रिजेक्ट कर दिया है किस चीज़ को, को फाइनेंसिंग रिक्वेस्ट को। चाइनीज़ फर्म की कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका ट्रायल चल रहा था, 3rd फेज़ का ट्रायल था। और 3rd फेज़ के ट्रायल में आप देखोगे कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने को फाइनेंसिंग करने से मना कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या है, बांग्लादेश ने क्या किया है कि बांग्लादेश ने अभी हाल ही में जो वैक्सीन चलाई जा रही थी चाइनीज़ कंपनी के द्वारा, 3rd फेज़ उसका ट्रायल चल रहा था, तो इसमें को फाइनेंसिंग करने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि भाई हाल ही में किस कंट्री ने $1 मिलियन जो कंट्रीब्यूट किए हैं किसके लिए, यूनाइटेड नेशन फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़ के लिए। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो ये इजराइल है, ठीक है, ये इजराइल है, तो इजराइल में ये वाला जो कंट्री है ये आपका फ़लस्तीन है, ये फ़लस्तीन। तो फ़लस्तीन के जो भी मतलब रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हर साल कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो अभी हाल ही में किस कंट्री ने कंट्रीब्यूशन किया है $1 मिलियन, तो इसका सही आंसर क्या है, इंडिया ने क्या किया है, $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है जो कि फ़लस्तीन रिफ्यूजीज़ के उनके वेलफेयर के लिए काम आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये फंड दिया जाता है, मैंने जैसा कि आपको बताया यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट है उनकी तरफ से हर साल क्या दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स आप देखोगे 5.6 मिलियन फ़लस्तीन रिफ्यूजीज़ के जो वेलफेयर के लिए ये फंड यूज होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने ज्वाइन किया है एक यूके लेड कैंपेन अगेंस्ट द इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया मैसेजेस के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इंडिया ने भी हाल ही में ज्वाइन किया है क्या, यूके लेड कैंपेन इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया मैसेज। अब इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया मैसेज क्या होते हैं, यानी एक ऐसे मैसेज जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक पर्सन से, कोई पर्सन मान लो ए है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कोई मान लो बी है, तो बी पर्सन में कोई भी मैसेज यानी ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड है। यानी इनक्रिप्टेड होने का मतलब है वो पूरी तरीके से क्या है, लॉक है। तो लॉक हुआ जो इनक्रिप्टेड मैसेज है, यहाँ पर आप देखोगे कि इनक्रिप्टेड मैसेज में यानी कोई भी इलीगल्स एक्टिविटी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसके लिए आप देखोगे कि ये सारी चीज़ों को रोका जाए, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने भी यूनाइटेड किंगडम को ज्वाइन किया है, किसने, इंडिया ने। तो 7 सिग्नेचर्स ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्टेटमेंट पास किया है जिसमें और भी कंट्री जुड़ेंगे। तो इनक्रिप्टेड मैसेज को किस तरीके से डिकोड किया जाए इस पर काम होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75th एनिवर्सरी है जो 16 अक्टूबर को मनाई जाती है। इसमें अभी हाल ही में एक कॉइन निकाला है, तो किस रुपीज़ का कॉइन निकाला है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है क्या, 75 रुपीज़ का आप देखोगे यहाँ पर कॉइन निकाला है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। इसके लिए अभी हाल ही में एक कॉइन निकाला है। तो आज 16 अक्टूबर को ही इसका इनॉग्रेशन होगा, 11 बजे आप देख सकते हो उसको, ठीक है। यानी mygov.in पर आप जाके इसको 11 PM पर आप जाके इसको देख सकते हो, 11 AM पर, सॉरी, ठीक है। तो अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये एक यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो काम करती है किसके लिए, न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव करने के लिए, साथ साथ में हंगर यानी हंगर को ख़त्म करने के लिए प्रोवाइड करती है क्या, फूड सिक्योरिटी।
और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आपको हेडक्वार्टर इसका इंपॉर्टेंट याद रखना है। हर लोग स्विट्जरलैंड जेनेवा लगा देते हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम इटली में है, तो याद रखना है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।